Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. So beta, today I welcome you all to a very important lecture from the examination point of view, and that is nuclei. Beta, it is the third chapter of the modern physics part, right? तो modern physics में बेटा dual nature हमने कर लिया है, we have done with the atoms, और अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा न्यूक्लियाई की, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन कम से कम बेटा इसमें से आएगा, तो थोड़ा ढंग से पढ़ लोगे, कवर कर लोगे लेक्चर को, तो आई एम श्योर कि यू विल बी स्कोरिंग 4 मार्क्स मिनिमम, राइट? सो लेट्स स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द लेक्चर, राइट? एंड बेटा प्लीज इसको क्लास की तरह अटेंड करना, प्रॉपर्ली राइट द नोट्स एंड अच्छे से समझ के, बहुत आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है? तो देखो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले ये जो चैप्टर है न्यूक्लिया है, ये असल में बेटा प्लूरल होता है किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या है बेटा? एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द और द कोर ऑफ द एटम, ठीक है? जहां तक बेटा न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं बेटा, दैट इज नाभिक, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले बेटा ये देखते हैं, है ना, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है। तो अगर मैं इफेक्टिवली न्यूक्लियस के अंदर की बात करूं तो बेटा लेट्स से ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं डिफरेंट एंटिटी लिखना चाहूँ तो बेटा यहाँ पर क्या होंगे? कुछ आपके पास न्यूट्रॉन्स होंगे एंड लेट्स से कुछ आपके पास प्रोटॉन्स होंगे, करेक्ट? यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ आपके पास न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी इफेक्टिवली लेट्स से मैं कह देता हूँ न्यूट्रॉन्स, और इसे मैं क्या कह देता हूँ? प्रोटॉन्स, करेक्ट? और बेटा इन दोनों को मिला करके आप कहते हो न्यूक्लियॉन्स, राइट? इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। समझे बात को बेटा? करेक्ट? यानी कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब है जो कुछ भी न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर रहता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, करेक्ट? जहां तक इनके नंबर्स की बात करते हैं बेटा, जहां तक इनके नंबर्स की बात करते हैं, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई प्रोटॉन का क्या नंबर होगा, तो प्रोटॉन का नंबर बेटा सीधे किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। आई नो ये बहुत बेसिक्स है, बट यू शुड नो, करेक्ट? तो प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर Z, और बेटा अगर कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझसे पूछता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा बेटा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दोनों नंबर है, समझिए बात को? तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। इस पूरे को हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियस कह देंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी रहता है उसे हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियस के अंदर बेटा जो कुछ भी रहता है उसे हम न्यूक्लियॉन्स कह देंगे, करेक्ट? ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर है क्या क्या, ठीक है? अब देखो बेटा हमारे पास जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, वो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है न्यूक्लियस के साइज और डेंसिटी रिलेटेड, करेक्ट? तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लो बेटा, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूं। तो बेटा जो नेक्स्ट पार्ट में लेने जा रहा हूं दैट इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है? साइज आराम से समझना है बेटा। जब आप साइज की बात करते हो, है ना, जब आप साइज की बात करते हो तो साइज बेसिकली मींस कि रेडियस न्यूक्लियाई का कितना होगा ना, रेडियस की हम बात करना चाह रहे हैं। तो अगर कोई बोलता है नहीं सर हम तो पहले साइज का मतलब क्या रहता है, तो साइज का अगर ऑर्डर देखेंगे बेटा तो न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस की अगर बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है इसका साइज, ठीक है? अगर मैं एग्जैक्ट रेडियस वगैरह की बात करूं तो बेटा जो इसका रेडियस निकल के आता है दैट इज R0 a⁻⁴, यानी इसका रेडियस किस पे डिपेंड करता है बेटा? एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है? एटॉमिक मास नंबर पे। और यहाँ पे जो R0 है बेटा, ये R0 एक फिक्स क्वांटिटी है ना? ये जो R0 है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कितनी होती है बेटा? ये होती है अप्रोक्सीमेटली 1.3 इंटू 10⁻⁻ कितना? -15 मीटर। समझे बात को? ये R0 की वैल्यू हो गई। अब डिफरेंट मास नंबर आप डालोगे तो आपको डिफरेंट क्या निकल के आ जाएगा? रेडियाई निकल के आ जाएगा। किसका निकल के आएगा बेटा? डिफरेंट एटम्स का रेडिया निकल के, एटम्स के न्यूक्लियस का रेडियस निकल के आ जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो अगर हम न्यूक्लिया की बात करेंगे तो बेटा न्यूक्लियस किस साइज का होता है? 10⁻⁻15 मीटर्स के ऑर्डर का होता है। आई होप बेटा ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस आपको क्लियर होगा। इसी में कभी कभी वॉल्यूम रिलेटेड बात कर देते हैं, बिल्कुल परेशान होना नहीं है। अपने पास रेडियस है, अगर मुझे वॉल्यूम एड ऑन करनी है तो इसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, स्ट्रेट अवे बेटा इसी रेडियस को यूज करते हुए अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मैं वॉल्यूम में सीधे कितना लिख दूंगा कि वॉल्यूम V विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r³ बेटा स्फेरिकल मानते गोलाकार, और गोले का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r³। r की जगह आप ये डाल दोगे तो इफेक्टिवली देखो ये कितना निकल के आएगा बेटा? ये निकल के आएगा 4/3 पाई r0 का तो क्यूब बन जाएगा, और a की पावर 1/3 का क्यूब कितना निकल के आएगा? a निकल के आएगा, ठीक है? a, यानी कि यहां से अपने पास वॉल्यूम भी निकल करके आ जाएगा।
आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इसे बेटा वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं डेंसिटी पे। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप कॉपी कर लो बेटा इसको प्रॉपर्ली, ठीक है। और देखो बिल्कुल बेसिक से चला रहा हूं, एक एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, तो प्लीज प्रॉपर्ली नोट करना है उसको, थोड़ा पेशेंस रखना है, राइट। आई विल कवर एवरी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैं जिसकी बात कर रहा था दैट वाज डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब आप बोलोगे सर डेंसिटी निकालने में कौन सी रॉकेट साइंस है, हमें पहले से मास के बारे में आइडिया है कि कितना मास होता है, राइट। हमें आइडिया है कि उसके वॉल्यूम क्या है, तो डेंसिटी तो निकाल ही सकते हैं। बोले यस सर, यानी कि अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, राइट, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो डेंसिटी इफेक्टिवली बेटा हम लिखते कितना है, बोले मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप बोलोगे सर मास का आइडिया कैसे है, मैं समझाता हूं। मास नंबर हमको पता है, मास नंबर कितना होता है, कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय बेटा अगर मैं 1 AMU कर दूंगा एटॉमिक मास यूनिट, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, टोटल न्यूक्लियस का मास निकल के आ जाएगा। समझ गए बात को, मास नंबर इज अ नंबर, वो मास नहीं देता, उसको AMU से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मास निकल करके आएगा। और बेटा इस AMU के अलावा डिवाइड अगर वॉल्यूम देखूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वॉल्यूम होती है 4/3 पाई R0 का क्यूब इनटू कैपिटल ए। अब यहां से देखो कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना निकलता है कि भाई यहां से कैपिटल ए और कैपिटल ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये 1 AME और 4/3 पाई R0 क्यूब। R0 आपको पहले से पता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। इसका मतलब कि जो डेंसिटी है वो ए पे डिपेंड ही नहीं करती है, ए पे निर्भर ही नहीं करती है। इसका मतलब सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग निकला कि कोई भी एटम का न्यूक्लियाई हो उसका डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है। मैंने कहा यस, यानी कि डेंसिटी ऑफ, अगर हम बात करते हैं बेटा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो वो हमारे पास कितना निकल के आता है बेटा, डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं बेटा, ये आएगा 2.3 इंटू 10⁻17। किस ऑर्डर में आएगा बेटा, ये kg/मीटर क्यूब के ऑर्डर। अंडरस्टूड। और ये हर न्यूक्लियाई की क्या रहती है, सेम, यानी हर एटम्स के लिए मैं बोल दूंगा तो सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। आई होप बेटा ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है, राइट, तो प्लीज इसको अपनी कॉपी में लिख लो और प्लीज कोशिश करना कि थोड़ा रफ आइडिया रहे दिमाग में। इन केस अगर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो पता होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो बैठ के कैलकुलेट करने में तो मेरा बहुत टाइम निकल जाएगा, राइट। तो वीडियो पॉज करो, इसे कॉपी करो, आपको समझ आया वेरी गुड, नहीं आया दोबारा समझो, ठीक है। बट ऑल दो इट्स वेरी इजी, तो आई डोंट थिंक कोई चैलेंज आएगा इसमें, ठीक है। तो यू कैन पॉज इट, कॉपी, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो प्लीज, और अब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे तो थोड़ा दिमाग से सुनना है, राइट, दिमाग से। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट, इसको बेटा डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा एम से डिनोट करते हैं मास डिफेक्ट को, डेल्टा एम से। अब आप बोलोगे कि ये है क्या, मैं समझाता हूं। भाई हमारे पास न्यूक्लियस कैसे बना, हमारे पास न्यूक्लियस कैसे बना बेटा, न्यूक्लियस हमारे पास ऐसे बना होगा, है ना। न्यूक्लियस हमारे पास ऐसे बना होगा कि हमारे पास कुछ न्यूट्रॉन्स रहे होंगे और हमारे पास बेटा कुछ प्रोटॉन्स रहे होंगे, ठीक है। कुछ न्यूट्रॉन्स थे और कुछ प्रोटॉन्स थे, और ये सब मिलकर के क्या किए बेटा, ये सब मिलकर के एक किसी स्पेस के अंदर इकट्ठे हो गए, राइट। इकट्ठे होने का मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं बेटा कि अगर यहां से इफेक्टिवली देखेंगे तो ये जो न्यूट्रॉन्स और ये जो प्रोटॉन्स थे हमारे पास, ये सारे के सारे इस स्पेस में इकट्ठे हो गए। बोले ठीक है, इसका मतलब देखो क्या निकल के आया कि ये, इसको मैं न्यूट्रॉन कह देता हूं, इसको मैं प्रोटॉन कह देता हूं, राइट। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स थे मुझे नहीं पता, बट मेरे को एक रफ आइडिया है कि इट हैज टू बी A-Z, ठीक है। इसलिए मैंने आपको तब बताया था कितने प्रोटॉन होंगे हमारे पास, Z। बोले ठीक, इन दोनों को बेटा ऐड किया और इनको हमने कहाँ रख दिया, एक बहुत कम स्पेस यानी कि न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया सबको, ठीक। और अब हमने ये देखा कि भाई यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकली। बोले क्या ऑब्जर्वेशन निकली, ऑब्जर्वेशन ये निकली कि इनका जो टोटल मास था, किसका, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का। किसके मास की बात कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियॉन्स के मास की, न्यूक्लियॉन्स के, राइट। न्यूक्लियॉन्स मतलब इन सब के इंडिविजुअल जो मासेस थे, और ये जो न्यूक्लियस बना इसका जो मास था, इन दोनों के अंदर बेटा एक डिफरेंस निकल करके आ गया। डिफरेंस, क्या डिफरेंस निकल करके आया कि न्यूक्लियस का मास इनके अलग अलग के मास से थोड़ा कम था। बोले मतलब, मैं मतलब समझाता हूं, मतलब ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस जो था वो स्लाइटली लेस था, किससे, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन
प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। बात समझ आई? यानी ऐसे कह सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मास क्या था, रिएक्टेंट से थोड़ा कम था। बोले इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ऐसे निकल के आया बेटा कि ओवरऑल मास ड्यूरिंग द रिएक्शन कम हो गया। मतलब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं तो टोटल मास कम हो जाता है। अब टोटल मास या द्रव्यमान अगर कम हो गया तो बेटा इसका मतलब क्या निकल के आया कि कुछ मास कहां चला गया होगा, एनर्जी में। बिकॉज एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट एज पर आइंस्टीन इक्वेशन, राइट। एनर्जी मास इक्विवेलेंस होता है ना, इक्वल टू mc स्क्वायर। तो वहां से हमें पता है कि भाई मास तो एनर्जी के इक्वल है, मास थोड़ा सा कम हो गया मतलब कुछ एनर्जी बाहर चली गई होगी, कम हो गई होगी। अब आप सोचिए तो होना ही था, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, राइट, जो कुछ भी अपने आप से होता है वो क्यों होता है? अपनी एनर्जी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ साइंस। अगर मैं बात करूं विज्ञान का बेटा बिल्कुल बेसिक मूलभूत नियम है ये कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी अपने आप से होगा वो एनर्जी को घटाएगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। बोले ठीक है, तो यहां पर जब ये दोनों पास आके न्यूक्लियस में रहेंगे तो ये तभी रह रहे होंगे जब इनकी ऊर्जा या एनर्जी कम हो रही होगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। इसलिए मास ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स के इंडिविजुअल मास से कम निकल करके आता है। और बेटा ये जो मास का डिफरेंस होता है ना, इसी को मास डिफेक्ट बोल दिया जाता है। समझ आया बात? तो आई एम श्योर ये आपको क्लियर होगा लॉजिकली ऑल्सो। तो मास डिफेक्ट अगर मैं कभी लिखना चाहूं तो बहुत इजीली मैथमेटिकली देखो बेटा हम कैसे लिखेंगे मास डिफेक्ट को, बहुत आराम से। डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट ये किसके बराबर होगा बेटा? ये होगा, आराम से सुनना, एक मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस जेड। ठीक है, एक मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस जेड। मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस जेड, ठीक है, प्लस एक मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड, करेक्ट। और बेटा इसमें से किसे मास माइनस करना पड़ेगा? मास ऑफ न्यूक्लियस को। अंडरस्टूड? तो यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा बेटा? आपको यहां से मास डिफेक्ट निकल के आ जाएगा। जहां तक बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें हमने एटम्स में भी देख लिया है, राइट। तो ये बहुत सिंपल चीज है, 1.67 इंटू अराउंड 10⁻⁻27 kg के आसपास होता है, करेक्ट। एक 1.67 बोल दो, एक 1.68 बोल दो, न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है स्लाइटली, ठीक है। तो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास में से न्यूक्लियस का मास को माइनस कर दो, जो कुछ मिलेगा बेटा उसे मास डिफेक्ट बोलेंगे। और ये जो टर्म निकल करके आएगी बेटा, ये क्या निकल के आएगी? पॉजिटिव टर्म निकल के आएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का मास इससे कम होता है। आई एम श्योर ये क्लियर होगा बेटा। इसको वीडियो को पॉज करो, ये इन्फॉर्मेशन कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, है ना। आप देखो सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से। जो मैं सेकंड पार्ट की बात करने जा रहा हूं ये आपको पता है, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि हाँ ठीक है ऐसा होता क्या है। तो बेटा आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस बस इतना सा कहता है कि E इक्वल टू mc स्क्वायर। इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको बेटा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक मास या द्रव्यमान को एनर्जी या ऊर्जा में कन्वर्ट करते हो, करेक्ट, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे जो c है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये प्रकाश का वेग है ना, या चाल। यहाँ पर m की बात करें, जिस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और E का मतलब है जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से देखेंगे तो E का मतलब एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर मास, मतलब किसी मास को आप पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दो तो वो कितनी एनर्जी जूल्स में निकल करके आएगी बेटा? mc स्क्वायर के बराबर निकल के आएगी। बात समझ आती है? तो इसको ध्यान रखना। इनफैक्ट एक बेसिक सा पॉइंट भी है, आई थिंक ऐसा कुछ है कि अगर मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट को कंप्लीटली बेटा एनर्जी के टर्म में लिखना चाहता हूं तो आई कैन राइट इट एज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, ऐसा कुछ। एक बार वेरीफाई कर लेना, बट आई थिंक ऐसा कुछ होता है। तो ये कैलकुलेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए काम आता है, क्योंकि जनरली मास एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होता है, तो आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो प्लीज इन्फो को कॉपी कर लेना, और जब समझ आ जाए तो फिर आगे बढ़ना, ठीक है। मैं आगे बढ़ने चाह रहा हूं, राइट। तो बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, राइट। तो बेटा जहां तक बाइंडिंग एनर्जी का पॉइंट है ना, थोड़ा अच्छे से समझें, बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है ना मास डिफेक्ट से। तो ऐसे समझो कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब साथ साथ रह रहे हैं बेटा, इन्हें अगर मैं दूर दूर इन्फिनिटी तक लेके जाना चाहता हूं
तो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट, एक्स्ट्रा एनर्जी, उसे हम कह देंगे बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखी हुई है या उनको दूर दूर ले जाने में, सेपरेट करने में कि वो एनर्जी देनी पड़ेगी हमको, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और बेटा इसीलिए अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले की बात करूं तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। हमने ऑलरेडी मास डिफेक्ट देखा है कि भाई मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स के मास से क्या होता है, कम होता है, राइट, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये जो कुछ भी मास में डिफरेंस आता है जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, बेटा अगर मैं इसे c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एज पर आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बेटा क्या हमको यहां से बाइंडिंग एनर्जी नहीं निकल के आ जाएगी? और बेटा यही तो हमें निकालनी थी। तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मास डिफेक्ट आपको आता है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑल्सो यू नो ये डायरेक्टली डेल्टा एम इंटू कितना होता है, c स्क्वायर, वे डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, फटाफट से बेटा इसको कॉपी करना फॉर्मूले को, राइट, उसके बाद आगे बढ़ना। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। अब देखो, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। अभी तक जितना पढ़ा है उसका ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है में से एक है, लॉजिकली भी, थ्योरेटिकली भी एंड बेटा मैथमेटिकली भी। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो हमने देखा कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, वो हमें पता चल गया। बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ बेटा एक और टर्म होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है? मैंने कहा बेटा नाम से ही समझ आ जाना चाहिए वैसे तो कि क्या चीज है। अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कह रहे हो, करेक्ट, तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे होंगे कि भाई बाइंडिंग एनर्जी मतलब EB डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब कितना होता है बेटा, मास नंबर, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जब ऐड कर दोगे, यानी कि कुल मिलाकर के बेटा आप सीधे सीधे बोल सकते हो डेल्टा एम c स्क्वायर बाय a की अगर मैं बात करता हूं तो इसे कहते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये नंबर डिसाइड करेगा कि कोई भी न्यूक्लियाई कितना स्टेबल या अनस्टेबल है। तो कुल मिलाकर के बेटा आप ये कह सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर किसी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, स्टेबिलिटी की, तो दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसको आप चाहो तो एक काम करो, EBN लिख दो, राइट, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको बेटा बोल देते हैं EBN का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा बेटा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा टाइटली बाउंड होगा। आप ऐसे सोचो कि एक न्यूक्लियॉन को दूर ले जाने की कितनी एनर्जी, जिसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए मतलब वो सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है वो, राइट। तो विद दिस विल टेक एन आइडिया कि देखें बाकी सारे के सारे एटम्स से न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है। तो बेटा एक ना बेसिक सा ग्राफ बनाया जाता है, ये ग्राफ अच्छे से समझना। एक तरफ हमने क्या रखा है बेटा, एक तरफ हमने लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EBN, और बेटा एक तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, मास नंबर की बात कर रहे हैं, मास नंबर, ठीक है। इन दोनों को प्लॉट किया तो प्लॉट करने पे बेटा कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आया, देखो कुछ ऐसा ग्राफ, यानी ये ग्राफ यहां से शुरू होता है, ऐसे शुरू करते करते थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, फिर फ्लक्चुएट करता है, पीक पे जाता है। जब पीक पे पहुंचता है तो आपको क्या दिखाई देता है, फेरस आयरन 56, राइट, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है। मतलब जब हम हाइड्रोजन से लेकर के फेरस तक गए, आयरन तक गए, तब तक हमने देखा कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो बढ़ती जा रही थी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। उसके बाद थोड़ी कम होनी शुरू हुई, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल की अगर बात करूंगा तो वो कौन निकल के आया, Fe56 निकल के आया, करेक्ट। इसके बाद जब वापस देखा बेटा तो आगे बढ़ने पे ये समझ आया कि यार बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कांस्टेंट जैसी होने लग जाती है, लेकिन डिक्रीज कर रही है हल्की हल्की हल्की, और डिक्रीज करते करते यहां पे आते आते फिर से कम हो गया। अब यहां से देखो दो रीजन ऑफ स्पेस निकल के आए, बहुत ध्यान से सुनना काम की बात। यहां पर आपके पास है यूरेनियम 235, 238, मतलब बहुत हैवी न्यूक्लिया है, बहुत हैवी न्यूक्लिया है, बहुत हैवी है, करेक्ट। इनका मास नंबर बहुत ज्यादा है, करेक्ट। और बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने देखा तो मेरे पास था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और बेटा ये सारे के सारे क्या थे, लाइट न्यूक्लिया है, इनका मास नंबर कम था। तो एक तरफ मेरे पास हैवी है और एक तरफ लाइट है, और बीच में कुछ मीडियोकर जैसे दे रखे। अब ये देखा गया बेटा, ये देखा गया कि ये जो लाइट न्यूक्लिया है
इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और ये जो हैवी न्यूक्लिया है इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, मतलब ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल। समझ गए बात को, यानी कि ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल। बोले ठीक है सर। अब आप सोचो कि दुनिया में तो कोई भी अनस्टेबल नहीं रहना चाहता, हर कोई चाहता है कि अपनी एनर्जी को कम कर दे और स्टेबिलिटी को बढ़ा दे। ठीक, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको यहां से क्या ये इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ आने पे ये दिखाई दे रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घट रही है। करेक्ट, घट नहीं रही है, सॉरी बढ़ रही है। बढ़ रही है तो मतलब क्या बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यानी इस रीजन में अगर हम देखें बेटा तो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबिलिटी है। समझ गए, इसलिए हैवी न्यूक्लिया यहां पे आना चाहता है, कम मास नंबर पे आ जाता है। कैसे आएगा, टूट के, टूट के। यानी ये अगर मैं यहाँ पे यूरेनियम 238 की बात करूं, है ना, यूरेनियम 238 जो कि एक हैवी न्यूक्लियाई है बेटा, ये टूट जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, जिन्हें कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, राइट। और बेटा ये जब दो पार्ट में टूटता है, दो छोटे पार्ट में टूटता है, तो टूटने के साथ साथ अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ाने के बाद एनर्जी कम करता है। एनर्जी कम कैसे होगी, जब वो सराउंडिंग्स में अपने आसपास में रिलीज कर देगा। मतलब इस प्रोसेस में बेटा अगर हम देखेंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होती है। और इसी प्रोसेस को बेटा ऑल टुगेदर हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियर फिजन। समझ गए बात को। इसलिए जो हैवी न्यूक्लिया है वो फिजन शो करता है। फिजन का मतलब एक हैवी न्यूक्लिया दो छोटे छोटे न्यूक्लिया में टूट जाता है। कारण क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ानी है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है, इसलिए हैवी न्यूक्लिया को मास नंबर कम करना है, और मास नंबर कम करने के लिए वो दो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी को न्यूक्लियर फिजन कह देते हैं। तो आई होप आपको न्यूक्लियर फिजन वाला पार्ट क्लियर होगा बेटा। अगर इतना बात समझ आ गया, वीडियो पॉज कर लो, मैं हट जाता हूं, कॉपी कर लो इतना पार्ट, फिर बेटा अगले पार्ट पे चलना। इसी के अंदर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने दूसरा पार्ट ये कहा कि भाई हमारे पास तो एक लाइट न्यूक्लियाई भी है। अब लाइट न्यूक्लियाई का भी अगर मैं बात करता हूं तो लाइट न्यूक्लियाई का भी बेटा बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम, अनस्टेबल। तो ये स्टेबल होने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। यानी कि इसको इधर जाने के लिए मास नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होता है बेटा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। समझे बात को। और बेटा ये जो प्रोसेस होता है, दो छोटे न्यूक्लियाई का क्लब होके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाना, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना और फिर से एनर्जी रिलीज करना, इसे कहते हैं बेटा फ्यूजन। समझ गए बात को। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, फ्यूजन। यानी कि बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो जो दो छोटे न्यूक्लियाई हैं वो क्लब करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं विद रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को रिलीज करके बाहर की ओर फेंक करके, राइट। और ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जबकि हैवी न्यूक्लियाई अगर है तो वो एनर्जी बढ़ाने कम करने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो ये जो इतना सा ग्राफ है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर, ये सोचो दो कितने इंपॉर्टेंट फिनोमिनास को एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियर फिजन को भी और न्यूक्लियर फ्यूजन को भी, कि क्यों होता है, किस में होता है और कैसे होता है। तो आई होप ये पूरा पार्ट बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूं कि हमें क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। पहला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती क्या है, डेल्टा एमसी स्क्वायर या बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। दूसरी बात, इसका स्टेबिलिटी से क्या नाता है, तो बेटा ये स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा ईबीएन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तीसरा पॉइंट, अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो फिजन कौन करता है, फिजन तो हैवी न्यूक्लियाई करेगा और दो छोटे पार्ट में अलोंग विद रिलीज ऑफ एनर्जी। फ्यूजन कौन करता है, दो छोटे लाइट न्यूक्लियाई क्लब करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, करेक्ट। इसके अलावा बेटा एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर अगर ध्यान से ग्राफ को देखोगे ना तो यहां पे एक नंबर निकल के आता है। देखो मैं लिखता हूं आपके लिए, एक नंबर निकल के आता है बेटा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 28 और यहाँ एक नंबर निकल के आता है बेटा अप्रोक्सीमेटली 140। यानी 140 से लेके 28 वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं बेटा, ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं,
समझ गए, क्योंकि इन सब की बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। और इसको 140 के बाद चले जाओ या 28 से पहले चले जाओ तो वो रिलेटिवली कम स्टेबल होते हैं। तो ये पॉइंट भी बेटा ध्यान रखना है ना, कि a लेस देन 28 अनस्टेबल, a ग्रेटर देन 140 अनस्टेबल, लेकिन 28 से 140 के बीच में देखोगे तो वो रिलेटिवली थोड़े स्टेबल होते हैं। करेक्ट। तो मैं अब इसके साथ थोड़ा साइड में हटता हूँ, आप वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो, अच्छे से समझ आ जाए तो बेटा आगे बढ़ना, नहीं समझ आए दोबारा सुनना, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। चलो, तो बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमने निपटा दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत बच्चे कई बार कंफ्यूज भी रहते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है और ये EBN की कहानी क्या है। तो देखो, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा, अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, जो कि किसी न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है। ठीक है, पैक्ड है, यानी कि अगर हम इसमें देखें राइट, तो आप इसका मैथमेटिकल जो मेजर निकालोगे बेटा, दैट विल बी डेल्टा m, कितना मास का डिफरेंस आया ड्यूरिंग पैकिंग, और टोटल मास नंबर कितना था, यानी कि A। समझ गए बात को, यानी कि इफेक्टिवली अगर देखोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या था, डेल्टा एम सी स्क्वायर बाय ए, ये क्या है डेल्टा एम बाय, यानी कि आप ये कह सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को आप सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। यानी जो डिफरेंस इन मास है वो हर न्यूक्लियॉन के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये बताना चाहता है कि हर न्यूक्लियॉन कितने मास डिफरेंस को एब्जॉर्ब कर गया, राइट। यानी कि टोटल मास डिफेक्ट जो था सारे न्यूक्लियॉन्स में, उसको सब में बराबर बराबर बांट दो, हर न्यूक्लियॉन में बराबर बांट दो, तो हर न्यूक्लियॉन कितना मास डिफेक्ट ले लेता है वो इफेक्टिवली पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। बेटा कहानी वही है, ये भी अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्योंकि सी स्क्वायर तो वैसे भी कांस्टेंट नहीं है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, ये भी प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। समझे बात को। तो पैकिंग फ्रैक्शन की भी बात करेंगे तो बेटा ये भी किस पे भी क्या चीज डिपेंड कर जाएगी, स्टेबिलिटी डिपेंड कर जाएगी। जितना स्ट्रांगली पैक्ड होगा बेटा, है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा, राइट। तो विद दिस बेटा ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, और वो वाला पार्ट थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ढंग से समझना। तो जो दूसरा वाला पार्ट है बेटा, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, है ना, इसे थोड़ा ढंग से समझना कॉन्सेप्चुअल। देखो अभी अभी हमने ये देखा था, है ना, हमने ये देखा था कि भाई एक जब न्यूक्लियस की बात करते थे तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या थे बेटा, न्यूक्लियस के पास कुछ न्यूट्रॉन्स थे बेटा, और साथ ही में कुछ प्रोटॉन्स थे, ऐसा था। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम बात करें इफेक्टिवली, है ना, तो लेट्स से मैं इसे प्रोटॉन कह देता हूं कि भाई ये मेरे पास प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स P P P, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप ध्यान से अगर देखोगे बेटा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, रिपल्सिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करेगा। मतलब कुल मिला के अगर देखेंगे बेटा तो मोस्टली हमें दिखाई देगा कि न्यूक्लियस के अंदर या तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन कोई काम ही नहीं है उनका, तो और जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं एक दूसरे से। अब आप सोचो कि डिस्पाइट रिपल्शन, यानी कि उस रिपल्शन या प्रतिकर्षण के बावजूद भी ये सारे के सारे साथ हैं, मतलब कोई तो एक ऐसा फोर्स होगा जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से ज्यादा स्ट्रांग होगा और इनके बीच में लग रहा होगा, जिसके कारण रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यानी प्रतिकर्षण जो बल होता है बेटा कूलाम का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके बाद भी साथ साथ रुके हुए हैं। उस बल को, उस फोर्स को जो ये इनको साथ साथ रखता है इस रिपल्शन के बावजूद, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। समझ गए बात को। यानी न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। तो देखो एक एक करके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये बेटा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, किसी भी तीन न्यूक्लियॉन्स सेट ले लो, है ना, यानी कोई दो न्यूक्लियॉन्स ले लो, उनके बीच में लगेगा,
करेक्ट। अगर मैं बात करता हूं बेटा इस फोर्स की, तो ये फार मोर स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। और इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, राइट। वो प्रॉपर्टीज एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। बट न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है, आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। दिस इज अ फोर्स विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिस्पाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस। यानी प्रतिकर्षण बल के बावजूद जो कुछ भी बेटा इस न्यूक्लियस को साम्य में रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है, स्टेबिलिटी में रखता है, स्थिरता प्रदान करता है, उस पर्टिकुलर बल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, राइट। तो अब एक एक करके बेटा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। आराम से देखो। आई होप ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा। अगर रिक्वायरमेंट है पॉज द वीडियो, कॉपी इट, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये समझने का था बेटा। देखो ये प्रॉपर्टीज हो जो ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो बेटा अगर हम बात करें वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इनफैक्ट ये बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स, ये चीज ध्यान रखना। दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो बेटा इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसा कि मैंने कहा था तीनों में अप्रोक्सीमेटली सेम ही लगती है, ठीक है। ये तो किसी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है, बस ऐसे समझना। तीसरा शॉर्ट रेंज फोर्स होती है बेटा, शॉर्ट रेंज, यानी कि आप अगर दो न्यूक्लियॉन को थोड़ा दूर रख दोगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। जब उनको बहुत पास ले आओगे, कितना पास बेटा, 10⁻⁻15 के ऑर्डर का। बेटा न्यूक्लियस का साइज भी तो यही होता है, तो न्यूक्लियस के साइज के अंदर अगर रखोगे तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। यानी कि 10⁻⁻15 के ऑर्डर का अगर सेपरेशन है तभी लगेगा, बहुत पास है तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसके अलावा बेटा नॉन इलेक्ट्रिकल, नॉन ग्रेविटेशनल, राइट। इसका मतलब है कि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, ग्रेविटेशन से कोई मतलब नहीं है, एक इंडिपेंडेंट फंडामेंटल फोर्स है। इनफैक्ट 11वीं के बिगिनिंग में आपने पढ़ा भी होगा कि 4 फंडामेंटल फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये एक इंडिपेंडेंट फोर्स है, ठीक। इसके बाद अगर बात करें बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री पार्टिकल। इसका कौन होता है, पाई मेसॉन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोटॉन होता है, ग्रेविटेशनल का ग्रेविटॉन होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का बोसॉन होता है, वैसे बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो होता है पाई मेसॉन। अब ये पाई प्लस, पाई माइनस वो सब होते रहते हैं, बट पाई मेसॉन बेसिकली बोला जाता है। इसके अलावा बेटा लास्ट पॉइंट, ये नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। नॉन सेंट्रल का मतलब बेटा कि अगर आपने दो न्यूक्लियॉन्स ले लिए, सेंटर टू सेंटर एक लाइन ज्वाइन की, तो इस पे नहीं लगती, राइट। ग्रेविटेशनल सेंट्रल होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सेंट्रल होती है, ये नहीं होती है, बात इतनी सी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज और मैं ऐड करूंगा यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बेटा ये हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होती। ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि भाई रिपल्शन लग रहा था प्रोटॉन प्रोटॉन में, उसको रोकने के लिए अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बात सही है। लेकिन अट्रैक्टिव जो होती है, अगर वो हमेशा अट्रैक्टिव रही तो फिर वो एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे ना। तो ये एक लिमिट तक अट्रैक्टिव होती है, फिर रिपल्सिव हो जाती है। समझ गए बात को। यानी कि अगर मैं बात करूंगा तो जनरली अगर आप टर्म चूज करो तो यू कैन से जनरली दिस इज अट्रैक्टिव, इसमें कोई डाउट नहीं है, जनरली इट इज अट्रैक्टिव। बट ये क्या बन जाती है, रिपल्सिव बन जाती है। कब रिपल्सिव बन जाती है बेटा, जब डिस्टेंस d लेस देन 0.8 फर्मी हो, यानी 0.8 फर्मी से कम का अगर डिस्टेंस है तो फिर बेटा ये बन जाएगी रिपल्सिव। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट बेटा एक एक करके कॉपी कर लो, है ना, वीडियो पॉज करके। और मैं बढ़ता हूँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अब जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो इफेक्टिवली ऐसे समझो कि पूरे न्यूक्लियाई का पार्ट 2 है। तो न्यूक्लियाई का पार्ट 1 सब कुछ न्यूक्लियस रिलेटेड था। अब जो पार्ट 2 बात करेंगे बेटा वो रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड है, और वो आप केमिस्ट्री में भी आपके लिए हेल्पफुल है, केमिकल काइनेटिक्स, तो उसमें भी आप पढ़ोगे, तो वो वाले सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर ये पार्ट आपको समझ आता है। तो मेरा तो कहना यही है, एक बार वीडियो पॉज करो, बढ़िया ठंडा पानी पियो, थोड़ा सा रेस्ट करो, और जब आपका दिमाग वापस प्रॉपर स्टेट में आ जाए देन वीडियो को, लेक्चर को रिज्यूम करो। और उसके बाद तब तक खत्म नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए जब तक लेक्चर खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, करेक्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको बहुत सिंपलीफाई करके इजी लैंग्वेज में आप तक लेके आऊं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा मैं अब बात करने जा रहा हूं रेडियो एक्टिविटी की। तो सबसे पहला सवाल तो आता है कि भैया रेडियो एक्टिविटी क्या भला है, होती क्या चीज है। मैंने आपको बताया था कि जो हैवी न्यूक्लियाई वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, राइट। हमने क्या कहा बेटा कि कोई भी अगर मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियाई दे रखा है तो वो जो हैवी न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा बेटा, अनस्टेबल होगा,
है ना, ये कोई हैवी न्यूक्लिया है और ये अनस्टेबल है। अच्छा, अब अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा बेटा, अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होना चाहेगा, करेक्ट, होना चाहेगा। ये हैवी है तो इसका जो मास नंबर होगा बेटा, वो मास नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी अटेन करे, तो अगर ग्राफ थोड़ा भी याद है तो बेटा मास नंबर को कम करना पड़ेगा। अब मास नंबर को कम करने का तरीका क्या होता है बेटा, उसका तरीका होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीके। यानी कि कभी तो ये अल्फा डीके करता है, कभी तो ये बीटा डीके करता है, कभी तो ये गामा डीके करता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियाई। और बेटा ये जो डीके हो रहे हैं, है ना, डीके का मतलब डिसइंटीग्रेशन, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा है। हम तीनों डीके को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बता रहा हूं कि कोई भी जो हैवी न्यूक्लियाई होता है बेटा, वो हैवी न्यूक्लियाई क्या करता है बेटा, कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ, समय के साथ डिसइंटीग्रेट करता है, डीके करता है, और अपना ये जो मास नंबर ज्यादा था, इस मास नंबर को बेटा क्या करने की कोशिश करता है, इस मास नंबर को कम करने की कोशिश करता है। कम करने की वजह से क्या होता है कि जब मास नंबर घटता है तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, ये स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, राइट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, रेडियो एक्टिविटी, राइट। यानी कि इफेक्टिवली अगर मैं लिखूं तो देखो, न्यूक्लियाई हैविंग लार्ज मास नंबर, पहली चीज है यार, हाईली अनस्टेबल, ये हमने बताया था, एंड बेटा डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन। किस प्रकार का रेडिएशन बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा, और इसी को बेटा क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। समझ गए बात को। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब एक प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, एक हैवी न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल है, वो टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और किस फॉर्म में हो रहा है बेटा, अल्फा बीटा गामा डीके की फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, राइट। अब जब ये डीके कर ही रहा है तो होगा क्या कि इसके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है बेटा, वो घटने लग जाते हैं जब अलग अलग तरह के डीके करते हैं। वो आप डीके जब पढ़ोगे तब समझ आएगा। तो यानी कि इफेक्टिवली हो क्या रहा है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, n क्या है बेटा मेरे पास, n नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है किसी एक सैंपल के अंदर, n क्या है मेरे पास बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक सैंपल। जैसे किसी ने बोला मेरे पास 10 ग्राम यूरेनियम है, तो 10 ग्राम यूरेनियम में बेटा कुछ ना कुछ तो क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बेटा डिसइंटीग्रेट करते घटते और थोड़े समय में कितने रह जाते हैं, n डैश रह जाते हैं, करेक्ट। अब सवाल तो ये उठता है ना बेटा कि ये जब घट रहे हैं तो किसी ना किसी रेट से तो घट रहे होंगे, उसी को हम कहते हैं बेटा रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन, करेक्ट। तो बेटा ये जो रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन है, इसे बोला जाता है डी कैपिटल N बाई डी टी बराबर कितना, माइनस लैम्डा n। कैसे आता है मैं समझाता हूं बेटा। ये जो डी एन बाई डी टी होता है, ये डी एन बाई डी टी असल में बेटा प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के। ऐसे समझो कि सैंपल में जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे बेटा, डिसइंटीग्रेशन उतना फास्ट हो जाएगा, मतलब उतना जल्दी वो डीके करेगा। यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के। जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे बेटा, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे आपको जो फॉर्मूला निकल के आएगा, जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा बेटा, डी एन बाई डी टी, उसे हम कहते हैं माइनस लेमडा n। और बेटा यहाँ पे जो लैम्डा है इसे कहते हैं डीके या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप मेरी बात समझते हो। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या आइडिया लग गया बेटा, मुझे ये आइडिया लग गया कि जो dn बाई डी टी है, रेट ऑफ डीके है या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है पर सेकेंड, बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में वो माइनस लैम्डा n निकल के आती है। माइनस का सिग्निफिकेंस इतना सा है कि समय के साथ बेटा जो न्यूक्लियाई के नंबर है वो घट रहे हैं, कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया, और कोई इसका सिग्निफिकेंस लिए। लैम्डा फिर बोल रहा हूँ डिसइंटीग्रेशन या डीके कांस्टेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, राइट। अगर ये बात समझ आ गई तो प्लीज इसको कॉपी करो, अपनी लैंग्वेज में, अपनी फॉर्म में नोट्स बना लो, और उसके बाद बेटा आगे बढ़ना, करेक्ट। मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिंक पार्ट है, तो थोड़ा आराम से, प्यार से, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो बेटा जो अगला पार्ट है ना इसका, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो अभी मैंने कहा कि भाई डी एन बाई डी टी की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने कितना लिख दिया बेटा, माइनस लैम्डा n लिख दिया। यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँगा बेटा
तो जो dn/n आएगा वो आ जाएगा माइनस लेमडा dt। और बेटा मैं दोनों को क्या कर दूं, इंटीग्रेट, यानी दोनों का क्या कर दें, समाकलन। और बेटा ये जो इंटीग्रल होगा ये 0 से लेकर के t तक, ध्यान से सुनना, ये n0 से लेकर के n तक। इसका क्या मतलब है कि बेटा इनिशियली सैंपल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रहे होंगे, n0, और ये डीके करते 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 ये t बराबर 0 पे है, t बराबर 0 पे, तो t बराबर t पे बेटा ये न्यूक्लियाई कितने बच जाएंगे, n। यानी ये जो n है ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो बच गए, अनडीकेड। समझ गए बात को, ये बहुत ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो डीकेड की बात कर रहा है या अनडीकेड की बात कर रहा है, जो डीके कर गए उनकी बात कर रहा है या जो बच गए उनकी बात कर रहा है। यानी यहां से जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिराइव करेंगे, तो बेटा ये कितना निकल के आ जाएगा, 1/n का इंटीग्रल ln, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देता हूं, n निकल के आएगा बेटा n0 e⁻ लैम्डा t। यानी यहां से ये एक्सप्रेशन बेटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो n बराबर n0 e⁻ लैम्डा t, जहां पे बेटा n0 का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t = 0, मतलब बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में जो नाभिक के नंबर या संख्या है उसे n0 कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा t की बात करेंगे तो समय या टाइम, लैम्डा डी के कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और जहां तक n की बात करेंगे बहुत ध्यान से सुन लेना, इस n का मतलब जो निकल के आता है बेटा, n का मतलब निकल के आता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट का मतलब जो बच गए हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है बेटा ये अनडीकेड पार्ट है। समझ गए, कोई अगर पूछ ले कि इतना डीके कर गया तो पहले कितना था n0, कितना बच गया n, तो डीकेड कितना आ जाएगा, n0 - n आएगा। इस लैंग्वेज ट्रिक को ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको फंसा सकती है। ठीक है, तो अगर इतना पार्ट क्लियर हुआ तो वीडियो पॉज करो, इसको अच्छे से समझो, लिखो, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं बेटा, और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बेटा बी पेशेंट, है ना। आई नो ये लेक्चर चल रहा है और ये भी चलेगा, ठीक है, लेकिन बेटा ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो थोड़ा आराम से पढ़ने के माइंडसेट से पढ़ना चाह रहे हो तो बहुत काफ़ी हेल्पफुल है ना। और अगर वैसे थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो थोड़ा मैसेज है, राइट। तो थोड़ा सीरियस टॉपिक है, अच्छे से चलाना है इसको, ठीक है। चलो वीडियो कॉपी करके मतलब पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ जनरल ग्राफ्स की, तो ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना, है ना। ये मैं इसलिए बात करने जा रहा हूँ जनरल ग्राफ्स की क्योंकि कभी कभी आते हैं तो बच्चा फिर कंफ्यूज होता है, तो आराम से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा थोड़े। जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ग्राफ बना ले, है ना। तो हम 3 तरह के ग्राफ की बात करेंगे। ये एक मैं भी बताता हूँ बेटा किस किस के बीच में, ठीक है, ठीक। देखो जरा बेटा, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले n नॉट नहीं, n और t के बीच में, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम, इसका एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, n बराबर E0 ऐसा कुछ। मैं हमेशा ग्राफ कैसे प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा मैथ्स में इंटरेस्ट लेता नहीं, ठीक है। तो t बराबर 0 डाल दोगे, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो t बराबर 0 पे बेटा n बराबर कितना आएगा, बोले सर t बराबर 0 पे n बराबर कितना आ जाएगा, e⁻01, यानी कि n बराबर कितना आएगा, n0। समझाई बात, n0 यानी कि n0 से शुरू होगा। आई होप बेटा ये पार्ट क्लियर है। ये n है तो ठीक, n0 से शुरू होगा, और जब t इन्फिनिटी हो जाएगा तो e की पावर -∞, नीचे जाके इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, यानी कि इवेंचुअली 0 होना चाहिए, मतलब ग्राफ है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो बेटा ऐसे आप बनाओगे किसका ग्राफ, n वर्सेस t का, n वर्सेस t का। इसके अलावा कभी कभी बात की जाती है बेटा dn/dt की, है ना, ध्यान से सुनना। अगला ग्राफ जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है बेटा dn/dt, ठीक है, dn/dt, राइट, और n के बीच में, dn/dt और n के बीच में, या n और dn/dt के बीच में। तो इसके लिए बेटा जो हमारे पास इक्वेशन है वो है dn/dt, है ना, dn/dt = -λn, करेक्ट। यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे बेटा -λn, और अपने को ये भी पता है ना, ये भी पता है कि जो n है वो क्या कर रहा है बेटा, समय के साथ चेंज होता है। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे n नहीं डालता हूँ, यहाँ पे t डालता हूँ, है ना, टाइम का बनाते हैं बेटा। तो यहाँ पे
लैम्डा एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये आएगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn बाई dt। तो माइनस लैम्डा एन की जगह डाल दिया एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। फिर से बेटा कहानी वही हो जाएगी। अब की बार ध्यान से देखोगे तो रेट की जब बात करोगे dn बाई dt की, तो t बराबर 0 पे कितना आना चाहिए, माइनस लैम्डा एन नॉट आना चाहिए। कितना, माइनस, यानी यहाँ पर, समझ गए बात को। तो यानी कि यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा एन नॉट, और बेटा बिल्कुल t इन्फिनिटी जब आ जाएगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 0। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, समझ गए। तो अगर मुझे dn बाई dt और t का ग्राफ बनाना है तो फिर कुछ ऐसा बन जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर मैं और कोई ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, कई सारे ग्राफ्स बन सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ln n की बात करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ln n, और यहाँ पे क्या लेता हूँ बेटा, t लेता हूँ, इनके बीच का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो देखो इसकी जो इक्वेशन है, यहाँ से ln n जो आएगा बेटा, है ना, ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा, ln जब लेंगे तो माइनस लैम्डा टी प्लस एन नॉट, ऐसा कुछ। क्यों, दोनों तरफ बेटा एंटी लॉग लोगे तो ये लॉग एन बना, यहाँ पे लॉग ए प्लस बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी में माइनस लैम्डा टी आ गया। यानी इफेक्टिवली अगर देखोगे अब ध्यान से, तो ये आपको टाइम के साथ एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, सीधी रेखा, राइट। तो यानी यहाँ पर अगर देखेंगे बेटा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी कैसे बनेगी, टी बराबर 0 पे क्या होना चाहिए, ln n बराबर एन नॉट, यानी यहाँ से कहीं शुरू होगा और नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसा कुछ बन जाएगा। अंडरस्टूड बेटा। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये इसके नीचे नहीं जाएगी रेट, करेक्ट। एनीवेज क्योंकि n नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसलिए जो मैंने ग्राफ बनाया ना आपको यहीं तक रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ, करेक्ट। तो कुल मिला के बेटा इस तरह से आप ln n और किसका ग्राफ बना सकते हो, t का। तो ये मैंने कुछ ग्राफ्स लिए हैं, ऐसे और भी ग्राफ्स बन सकते हैं। तो आप बेटा थोड़ा एक रफ आइडिया जरूर रखना, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है ना, इसमें कई बार बेटा ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे गए, तो प्लीज है ना उसको इग्नोर मत करना। जितने ग्राफ के क्वेश्चन आपको मिल जाए बुक्स में, मॉड्यूल्स में, कहीं से भी, उनको जरूर से प्रैक्टिस आउट कर लेना, राइट। अगर आपको इतना पार्ट समझ आ गया बेटा, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, है ना, एक एक करके। देखो पहले अभी तक रेडियो एक्टिविटी क्या होती है वो देखा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे निकालते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डीके क्या होती है, अभी तक हमने उसी की बात की है। अब हम इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप यहां से कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, मैं बढ़ता हूं आगे बेटा। चलो बढ़े आगे बेटा। देखो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, है ना, ध्यान से। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक्टिविटी की, एक्टिविटी, राइट। तो बेटा एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखो अच्छे से समझना। देखो आज की क्लास में मैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ा दूँ, ठीक है, तो पढ़ लेना। तो एक्टिविटी की बेटा जब बात करते हैं तो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है इफेक्टिवली, एक्टिविटी का रेट मतलब है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम। यानी इफेक्टिवली बेटा जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब रेट ऑफ डीके। लेकिन फिर इसको एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, रेट ऑफ डीके क्यों नहीं बोलते बेटा, रेट ऑफ डीके में ना नेगेटिव साइन लगता है, समझ गए बात को। यहां पे एक्टिविटी का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, नॉट रेट, दिस इज अ डिफरेंस। कई बार बच्चा ये सोचता है कि सर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ही एक्टिविटी है। नो 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 नो, एक्टिविटी इज अ नंबर of disintegration per unit time, right? And rate is actually a rate, it consists of sign, उसमें साइन लगता है। तो माइनस डी, जब dn by dt की बात करते हो तो माइनस लैम्डा n आता है बेटा, उसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एक्टिविटी का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, यानी कि dn by dt का मॉड, और वो कितना निकल के आता है, देखो लैम्डा n निकल के आता है। अंडरस्टूड। तो बेटा जब भी एक्टिविटी की बात करोगे a, ये एक्टिविटी a अपने पास कितनी आ जाएगी बेटा, लैम्डा n आ जाएगी, और n अपने को पहले से पता है कि n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो इफेक्टिवली बेटा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और एक्टिविटी में साइन का फर्क होता है, पॉइंट नंबर 1। बात समझ आती है। दूसरी चीज बेटा अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एक्टिविटी या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेम रहती है, और वो कितनी होती है बेटा, या तो बैक्यूरेल कह सकते हो आप, है ना। इसके अलावा बेटा क्यूरी एक यूनिट है और रदरफोर्ड एक यूनिट है। ये तीनों यूनिट्स याद रखना है। कई बार बच्चे इन यूनिट्स पे से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपको डेटा बैक्यूरेल में दिया और हो सकता है क्यूरी में पूछ ले। तो ये छोटी छोटी चीजें जो जनरली हम मिस आउट करते हैं रेडियो एक्टिविटी, और इस पे क्वेश्चन गड़बड़ होता है। तो ध्यान से देखना है कि जब आप यूनिट की बात करते हो बैक्यूरेल, क्यूरी
और रदरफोर्ड तीनों यूनिट है। बेसिक की अगर मैं बात करूंगा तो ऑफकोर्स दैट इज बैक्वेरल, एसआई यूनिट बैक्वेरल, राइट, 1 डीके पर सेकंड कहते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है 1 बैक्वेरल मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, करेक्ट, एक डिसइंटीग्रेशन 1 सेकंड में। अगर कोई बोलता है एक क्यूरी कितने बैक्वेरल के बराबर है बेटा, तो 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या 10⁶ आप कह सकते हो बेटा BQ बैक्वेरल, करेक्ट। इसी तरह से बेटा एक रदरफोर्ड जो है वो 3.7 इंटू 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या आप कह सकते हो 3.7 इंटू 10⁶ बैक्वेरल, या फिर आप कह सकते हो बेटा 3.6 क्यूरी, करेक्ट। क्यों? क्योंकि क्यूरी की जब बात करते हैं बेटा तो वो 10⁶ के बराबर होती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो इफेक्टिवली बेटा ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, यूनिट्स कन्वर्जन पता होना चाहिए, एक्टिविटी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से कैसे अलग है ये पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज समझ आती है तो फिर से आप ठंडा पानी पी सकते हो वीडियो पॉज करके और इसे अच्छे से कॉपी कर सकते हो, और समझ आ जाए कॉपी कर लो तो फिर बेटा लेक्चर को आगे लेकर के चलो, ठीक है। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, चलो देखो नेक्स्ट पार्ट है ना, ध्यान से सुनना। ये पार्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपने बहुत सवाल देखे होंगे बेटा हाफ लाइफ, मीन लाइफ, उनके ऊपर, तो थोड़ा ढंग से समझना है होता क्या है। तो जब हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, हाफ लाइफ का मतलब बेटा टी हाफ कह सकते हो, इसे टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो हाफ लाइफ का मतलब ऐसे समझो बेटा, नाम से पता चल रहा है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 है t = 0 पे, तो बेटा जितने टाइम के अंदर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे रह जाए मतलब आधे डीके कर जाएं N0/2, तो उस समय को बेटा हम क्या कह देते हैं, उसी समय को हम कह देते हैं टी हाफ। बहुत ध्यान से सुनना, करेक्ट। तो यानी कि टी हाफ इज बेसिकली डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय न्यूक्लियाई टू डिसइंटीग्रेट टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले थे उसके एग्जैक्टली आधे कर दो, और बेटा आधे करने में जो समय या टाइम लगेगा उसको हम क्या कह देंगे बेटा, हाफ लाइफ कह देंगे, ठीक है। जहां तक हाफ लाइफ के फॉर्मूले की बात करेंगे, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको निकालने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं लिख देता हूं। अगर कोई किसी का इंटरेस्ट है अगर निकालने का, तो आप क्या करो, ये n को सीधे सीधे कितना लिख दो, N0/2 डाल दो। N0 कैंसिल होगा, दोनों तरफ log ले लो, आपको टी हाफ का वैल्यू आएगा बेटा 0.693/λ। ये जो 0.693 है बेटा, है ना, ये ln2 है बेसिकली, राइट। तो ये 0.693 ln2 का वैल्यू है, log e⁻²का, बट आप याद रखना 0.693/λ, ठीक है, अच्छे से। जहां पे लैम्डा क्या होता है, डी के कांस्टेंट। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद आगे बढ़ो, मैं क्लास को आगे लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली बेटा मैं बात करने जा रहा हूं मीन या एवरेज लाइफ की। तो देखो मीन लाइफ थोड़ा सा टिपिकल है ना, इसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा अलग है, तो मैं कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा सा ब्रेन आपको ओपन अप हो जाए, वरना फॉर्मूला याद कर सकते हो डायरेक्टली। तो मीन लाइफ का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, मीन लाइफ मतलब टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स, यानी टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब ध्यान से सुनना, किसी समय पे मान लो n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, करेक्ट, किसी समय पे, कौन से समय पे, t = t पे। और होता क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टाइम पे कुछ dn इनमें से डीके कर जाएंगे। भाई n थे t टाइम तक और dn डीके कर गए, ठीक। अब सुनना जरा, इसका मतलब क्या ये निकल के आएगा कि ये जो n न्यूक्लियाई हैं t टाइम पे, ये t टाइम तक जी चुके हैं, यानी ये t टाइम तक अवेलेबल है, करेक्ट। और ये जो dn थे ये भी t टाइम तक अवेलेबल है। यानी क्या मैं ये बात मैं बोलूं कि जो भी dn थे, है ना, dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, dn, है ना, ये टोटल कितना टाइम तक लिव किए, t टाइम तक, सही है, क्योंकि dn तो खत्म हो गया ना, डीके कर गए, मतलब t = t पे n थे, उनमें से dn डीके कर गए इस समय पे t = t पे। तो t = t पे जो डीके किए वो तो उतने ही समय तक जिंदा थे, अलाइव थे। इसका मतलब dn × t कितना हो गया, उन dn का लाइफ टाइम हो गया। और बेटा अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेकर के बेटा इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो मुझे क्या आ जाएगा, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स आ जाएगा।
समझे। और इसको डिवाइड कर देता हूं बेटा मैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो अपने पास कितने थे बेटा n नॉट। एटम भी बोल सकते हो न्यूक्लियाई, क्योंकि एक एटम का एक न्यूक्लियाई होता है बेटा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 1/λ, 1/λ। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट बेटा, यू अंडरस्टूड। यानी कि यहां से अपने पास क्या आएगा 1/λ निकल के आएगा, 1/λ। इसी को बेटा हम कहते हैं मीन या हाफ एवरेज लाइफ। और बेटा अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को, या मैं लिख देता हूं, है ना, ध्यान से सुनो। मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, कि अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं T½ 0.693/λ होता है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ 0.693 1/λ को क्या बोल सकता हूँ T मीन, समझ गए। या T मीन को लिख सकते हो T½ 0.693, यानी इसी को लिख सकते हैं T½ डिवाइडेड बाय 0.693, ठीक है। इसको T½ को ठीक से लिख देता हूँ बेटा, T½ 0.693, करेक्ट। तो बेटा ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हाफ लाइफ की और मीन लाइफ का रिलेशन। हाफ लाइफ मतलब 0.693/λ, टी मीन का मतलब या एवरेज मीन लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा 1/λ, और वो ही बेटा T½ 0.693 भी होता है। ये न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा काम आता है, करेक्ट। तो एक बार वीडियो पॉज करके बेटा इसे कॉपी कर लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड इसके अलावा एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करूंगा जो मैं भी आपको बताता हूँ। आप पहले इसको लेक्चर को यहाँ पे पॉज करके कंप्लीट कर लो, समझ लो, लिख लो, और उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ इसमें। पॉइंट बेटा मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि कभी कभी जो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हम लिखते हैं ना n0 e⁻⁻λt, बेटा कभी कभी इसको हाफ लाइफ की फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो ये तो एक्सप्रेशन है ही है, हमें पता है। इसके साथ साथ बेटा आप लिख सकते हो n0/2n, जहां पर बेटा ये जो स्मॉल n लिखा है मैंने, है ना, ये स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, है ना, कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होंगी, करेक्ट। यानी कि यहां पे इसे हम लिख सकते हैं बेटा t टोटल टाइम जितना भी था डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे बेटा T½ कर दोगे। आपको बेटा 98% न्यूमेरिकल्स में जो टाइम का डेटा गिवन होता है वो हाफ लाइफ का ही मल्टीपल होता है। मतलब अगर हाफ लाइफ 2 सेकंड है ना, तो बोलेगा 8 सेकंड बताओ, बात बताओ कितना न्यूक्लिया है। और बच्चे जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बट ये टाइम लेता है बेटा, गलती इसमें नहीं है, बट इट विल टेक टाइम। उसी की जगह आप हमेशा क्या किया करो, पहले टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड करो और देखो कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ रही है। वो सिंगल मल्टीपल आएगा, इंटीजर 1 2 3 4 5 6, यहां सीधे वैल्यू डाल दो, आपका बेटा बहुत सारा टाइम और कैलकुलेशन बच जाएगा, गलती होने के चांस बच जाएगा, करेक्ट। सेम गोज विद एक्टिविटी ऑल्सो, यानी अगर हम चाहें बेटा तो एक्टिविटी के लिए भी सेम एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, A = A0/2n। ऑफकोर्स एक और फॉर्मूला जो हमारे पास है वो कितना है, A0 e⁻⁻λt, जहाँ पे A0 का मतलब क्या होता है बेटा λn0 e⁻⁻λt। समझे बात को। तो यानी कि एक्टिविटी हो, राइट, या फिर अपने पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो, आप दोनों के लिए बेटा n0/2n या A/2n का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। दैट इज वेरी इफेक्टिव, है ना, बहुत इजी हो जाता है बेटा न्यूमेरिकल सिस्टम। सो आई एम श्योर कि आपको बात समझ आई होगी बेटा। अगर समझ आई तो कॉपी कर लो। इसके बाद मैं बस 3-4 चीजें और बता रहा हूँ, फिर मैं लेक्चर रैप अप कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको पैरेलल और सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन बताऊंगा, जो कि थोड़े से एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट वी शुड हैव एन आइडिया। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, दैट इज अल्फा बीटा गामा डीके, लिटिल आइडिया अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, चैप्टर क्लोज, ठीक है। तो हैव पेशेंस, स्टे विद मी, राइट। कॉपी करो बेटा इसको, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट पैरेलल डिसइंटीग्रेशन, इसका क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं। देखो पैरेलल डिसइंटीग्रेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है। आपके पास लेट से कोई एक न्यूक्लियाई है, कोई एक न्यूक्लियाई n। अब हुआ क्या बेटा, इसके अंदर 2 तरह के डीके हो रहे हैं, 2 तरह के डीके। एक जो डीके हो रहा है वो कुछ λ1 डीके कांस्टेंट से हो रहा है, और जो बेटा दूसरा डीके हो रहा है वो λ2 डीके कांस्टेंट। मतलब सेम न्यूक्लियाई बेटा 2 अलग अलग रास्ते से डीके हो रहा है, 2 अलग अलग तरीके से। ऐसे समझो कि बेटा एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा है और 2 होल कर दिया। एक होल करोगे तो 1 से डीके होगा, 1 से पानी बाहर जाएगा। अगर आपने 2 होल कर दिए तो 2 से जाएगा। दोनों होल का रेडियस अलग अलग है, दोनों अलग अलग रेट से जाएगा। बस वही कहानी हो रही है बेटा।
तो ये इफेक्टिवली 2 होल इसमें कर रखे हैं, एक में से लैम्डा 1 से जा रहा है, एक में से लैम्डा 2 में से जा रहा है। अंडरस्टूड बेटा। तो कभी भी बेटा इसके अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने पड़े, इनिशियली मान लो n0 रहा, तो वो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आएगा है ना, वो कैसे आएगा बेटा, वो ऐसे आएगा कि कुछ जितना भी था उसमें से कुछ पार्ट इधर से डीके करेगा, कुछ पार्ट इधर से डीके करेगा। मतलब ये कि इफेक्टिवली अगर मैं dN/dt की बात करूंगा बेटा, dN/dt के, तो dN/dt इसकी वजह से अगर देखता हूं तो किसी इंस्टेंट पे लैम्डा 1 n आ जाएगा, और बेटा दूसरे वाले की वजह से कितना आ जाएगा, प्लस लैम्डा 2 n। समझे बात को? यानी इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो ये डबल रेट से डीके हो रहा होगा, लैम्डा 1 n प्लस लैम्डा 2। आप एक काम और कर सकते हो इसमें बेटा, आप चाहो तो इसका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। मतलब ये सब हटाओ और आप ये मान लो कि एक सिंगल डीके हो रहा है लैम्डा इक्विवेलेंट का, जो लैम्डा इक्विवेलेंट कितना आएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अंडरस्टूड? यानी कि मैं ये मानता हूं कि भाई मेरे पास वही सेम न्यूक्लियाई है, सब कुछ सेम है, बस जो रेट ऑफ डीके है, मतलब जो डीके कांस्टेंट है, वो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बन गया, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का इंडिविजुअल की जगह। समझ गए? तो यहां से लैम्डा इक्विवेलेंट कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखना, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ भी पूछा जाता है कभी कभी, तो उसको आप यहीं से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई? लैम्डा जो इक्विवेलेंट आपके पास है, लैम्डा इक्विवेलेंट जो आपके पास है ना, इसको पहले क्या मैं लिख दूं, 1 अपॉन टी मीन इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय टी मीन ऑफ 1 प्लस 1 बाय ऑफ टी मीन ऑफ 2। तो एक ये फॉर्मूला मिल गया, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, टी इक्विवेलेंट निकालना है तो 1 बाय 1 बाय 1 कर दिया बेटा। सबको 0.693 से मल्टीप्लाई करो। जब सबको 0.693 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, टी हाफ बन जाएगा, है ना। मतलब 0.693 टी हाफ की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे ना, ऐसे बेटा इसको भी टी हाफ में कर देंगे, इसको भी टी हाफ में कर देंगे, राइट। तो वो एनालिसिस अब आप अपने लेवल पे कर लेना। मैंने आपको ये बता दिया कि पैरेलल डिसइंटीग्रेशन होता क्या है और इसको कैसे डील करते हैं। तो अगर नेट रेट पूछेगा तो लैम्डा 1 n प्लस लैम्डा 2 n, लैम्डा इक्विवेलेंट पूछेगा तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब चाहो तो इसको टी की फॉर्म में कर दो, तो यहां से टी मीन अपने आप ही कितना आ जाएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये अब आप सॉल्व कर लेना, राइट। काम की चीजें पर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो थोड़ा आराम से, इत्मीनान से एंड प्रॉपर एनर्जी के साथ, ठीक है। तो प्लीज इसे कॉपी कर लो। और इसके बाद एक टाइप का डिसइंटीग्रेशन और है सक्सेसिव, वहां के बाद बस इजी पार्ट बचेगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीशन पे है, तो डोंट लूज आउट एनर्जी। अपनी एनर्जी को फिर से ले आओ प्लीज थोड़ी देर और के लिए, और थोड़ा और पेशेंस, राइट, थोड़ा और पेशेंस। 1 शॉट में विल कंप्लीट द चैप्टर, राइट। तो प्लीज कॉपी, वीडियो पॉज करो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। हम आ गए हैं बेटा सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, है ना, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फोकस, ठीक। देखो हमारे पास कोई एक न्यूक्लियाई था, लेट से बेटा, है ना, कोई एक न्यूक्लियाई था NE, ऐसा कुछ करके, या N0 बोल देते हैं, पहले कुछ N0 रहा होगा, या Na ही बोलते हैं, Na। ये क्या करना शुरू किया बेटा, ये डीके किया। ये किस में डीके किया, NB में डीके किया, NB में। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी रेट से किया, कुछ रेट से किया होगा, कुछ रेट से किया होगा, इसे हम कह देते हैं लैम्डा 1 रेट से, ठीक है। अब ये फर्दर क्या करने लगा, डीके करने लगा, और यानी कि अब ये N1 NB में गया और N2 वापस से जाने लगा, यानी इस तरह से डबल डीके हो गया। यानी पहले ये इसमें डीके किया, फिर ये NB कुछ NC तक जाने लगा, इस तरह से। इसे कहते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। पहले एक दूसरे में डिसइंटीग्रेट करता है और दूसरा फिर तीसरे में डिसइंटीग्रेट करता है, इस तरह से। या फिर मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सिंपलर एग्जाम्पल। आपको क्या कह देगा कि भाई मेरे पास कोई एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, या कोई एक सोर्स है, मेरे पास कोई एक सोर्स है, और बेटा ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर रहा है कांस्टेंट रेट के साथ। कांस्टेंट रेट को क्या कह देते हैं बेटा, R0 कह देते हैं, R0। यानी कि R0 न्यूक्लियाई पर सेकेंड की रेट से इसने एक न्यूक्लियाई बनाना शुरू किया N, ठीक है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियाई बनाना शुरू किया तो बेटा ये न्यूक्लियाई फर्दर डीके करेगा कुछ लैम्डा से, समझे बात को। ये लैम्डा से डीके करेगा और ये क्या फॉर्म करना शुरू कर देगा, कुछ NB न्यूक्लियाई फॉर्म करना शुरू कर देगा।
मतलब ऐसे समझो कि एक खाली बाल्टी थी, उसके अंदर आपने पानी भरना शुरू किया, तो पानी भरना शुरू किया और जब पानी भरना शुरू किया तो नीचे खोल हो रखा है, तो उसमें से पानी लीक करना शुरू कर गया, तो मतलब पानी एंटर भी कर रहा है और बाहर भी जा रहा है। यानी ये जो Na था बेटा, ये बन भी रहा है R0 रेट से और डीके भी कर रहा है ना NB के अंदर। इस तरह से इसे सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं एक तरीके से। तो यानी कि पहले एक बन रहा है, वो फर्दर और डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो इसमें बेटा देखो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बेसिक क्वेश्चन, वो आपसे ये पूछेगा कि इसकी नेट रेट क्या है Na के बनने की। तो आप बोलोगे भाई कि अगर मुझे कोई dNA/dt पूछ ले, नेट रेट A के बनने की, ये Na था बेटा, ये वाला, ठीक, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि भाई जिस रेट से बन रहा है यानी कि R0, ये तो हो गया बनने का रेट यानी जितना पानी आया माइनस जितना बाहर चला गया, मतलब जितने से डीके कर गया। और डीके करने का रेट तो अपने को पता ही है बेटा कितना होता है, लैम्डा इंटू n होता है। और यहाँ पे n का मतलब कौन सा, Na, भाई जितने न्यूक्लियाई होंगे उतनी ज़्यादा रेट होगी, तो यानी माइनस लैम्डा है। यानी इफेक्टिवली बेटा सबसे पहले तो आपसे ये रेट पूछ सकता है। इस रेट में क्या कर सकते हो, अब ये आपसे Na भी पूछ सकता है, बट वो प्योरली फिर एडवांस लेवल पे चला जाएगा। तो यानी प्योरली अगर मुझे इसे एडवांस लेवल पे लेके जाना है तो फिर मैं Na की बात कर सकता हूँ। तो देखो कैसे बनेगा, dNA/R0 माइनस लैम्डा Na इक्वल टू कितना कर दूंगा बेटा, dt। फिर से दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट, 0 से लेकर के कहाँ तक, t तक। और बेटा Na भी इनिशियल में कितना था, 0 था, 0 से लेकर के कहाँ तक, Na तक। यहाँ से बेटा मुझे क्या निकल के आ जाएगा, Na एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑल्दो इसके पूछने की प्रोबेबिलिटी बेटा मेडिकल में तो बहुत ही कम है ना, हाँ इंजीनियरिंग में पूछ सकते हैं एडवांस लेवल पे, बट मेडिकल में बहुत कम है। तो स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया कि अगर पूछ लिया इन केस तो कैसे डील करेंगे। आखिरी जो जनरली पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये कि आपसे बोलेगा कि हमें तो ये बता दो, हमें तो ये बता दो कि ये Na मैक्स कितना होगा, Na मैक्स यानी कि सबसे ज़्यादा किस टाइम पे होगा या कितना होगा, ठीक। तो आप ऐसे समझो बेटा कि अगर बाल्टी में पानी ऊपर से भर रहे हो और नीचे से निकल रहा है, तो कब पानी का लेवल मैक्सिमम हो जाएगा, जब जितना वाटर आ रहा है और जितना वाटर जा रहा है वो बराबर हो जाए। मतलब एंट्री इज इक्वल टू एग्जिट, क्योंकि पहले क्या है, एंट्री ज़्यादा है एग्जिट कम है, पहले अंदर ज़्यादा पानी जा रहा है बाहर कम जा रहा है। तो इस वजह से क्या था, लेवल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब एंट्री एग्जिट बराबर हो गई, जितना एंटर किया उतना बाहर चला गया, तो लेवल फिक्स हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो Na मैक्स भी बोल सकते हो और कांस्टेंट भी बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है, कांस्टेंट बोलो या मैक्सिमम बोलो। ये तब होगा जब इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर होगा, यानी कि व्हेन R0 इज इक्वल टू लैम्डा Na, यानी यहां से बेटा Na मैक्स या Na कांस्टेंट कितना आ गया, R0 बाय लैम्डा। अब ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, ये मेडिकल में पूछ सकता है, ये नीट में पूछ सकता है। तो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट। आई थिंक आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर बेटा, और मैंने पूरा रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट कर दिया है ना, विद ऑल पॉसिबल केसेस। आप इसको एक बार अच्छे से समझो, है ना, इसको कॉपी करो तीनों चीजों को, मैक्सिमम या कांस्टेंट होगा तब कितना, रेट कितना और Na कितना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब ये पूरा समझ आ जाए, कॉपी कर लो, क्लियर हो जाए, तो फिर बेटा लेक्चर को आगे लेके चलना। अब हम मुश्किल से 10 मिनट का लेक्चर बचा है जिसमें हम अल्फा बीटा गामा डीके देखने वाले हैं, बाकी चैप्टर क्लोज होने वाला है, ठीक है। चलो तो बेटा प्लीज वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो अच्छे से, बढ़िया ठंडा पानी पियो और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो बेटा सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं अल्फा डीके की, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, बहुत ही हलवा चीज है। अब खत्म हो गया सारा डिफिकल्टी लेवल। तो हमारे पास लेट से एक कोई एक्स एलिमेंट होगा, ZA, और हमने क्या किया बेटा, इसमें से अल्फा डीके करा दिया। अल्फा डीके कराने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि अल्फा डीके मतलब एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है, अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल का मतलब बेटा 4, यानी कि यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो x है ये बन जाएगा बेटा A-4 और ये जो z है ये बन जाएगा Z-2। अंडरस्टूड बेटा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अल्फा डीके। बेटा अल्फा बीटा गामा डीके पे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि अल्फा डीके क्या है। आपको एक एलिमेंट देगा, बोलेगा कि एक बार अल्फा डीके होता है, फिर बीटा माइनस डीके, फिर बीटा प्लस डीके, फिर गामा डीके, फिर अल्फा डीके, फाइनल जो एलिमेंट मिला उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ, उसका मास नंबर बताओ, उसका एटॉमिक नंबर बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए बस आपको इतना पता होना चाहिए डीके में कि अल्फा डीके यदि हो रहा है तो ए और जेड में कितना अंतर आएगा।
एक अल्फा पार्टिकल में 4,2, 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा तो 8 और 4 का अंतर आ जाएगा। एक ये चीज अच्छे से समझना है, तो इसे प्लीज कॉपी करो कि अल्फा डीके में ये होता है, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राइट, आप वीडियो पॉज करके कर लेना या वैसे ही कर लेना। नेक्स्ट दैट इज बीटा डीके। देखो बेटा, बीटा डीके एक पार्ट है जिसमें ना ज़्यादातर टाइम बच्चे हल्के से कंफ्यूज रहते हैं ना, ये थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, तो थोड़ा तरीके से अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो बीटा डीके है बेटा, ये अपने पास दो तरह का होता है, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस डीके। ठीक है, एक कौन सा हो गया बेटा, बीटा माइनस हो गया और बीटा प्लस हो गया। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, अच्छे से समझना। जब हम बीटा माइनस की बात करते हैं तो बेटा इसमें एक न्यूट्रॉन, ठीक है, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो में ब्रेक करता है। अब बोलोगे सर ये म्यू बार का क्या मतलब है? बेटा म्यू बार वही चीज जो मैं कह रहा हूं ना, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, असल में क्या है बेटा, जब न्यूट्रॉन ब्रेक करता है तो अपनी प्रॉपर्टीज को कंजर्व रखता है। तो न्यूट्रॉन जब टूटता है तो साथ के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो, मतलब टूटने का मतलब एंटी न्यूट्रिनो, जो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को कंजर्व करता है। इसके अलावा देखेंगे बेटा चार्ज कंजर्व्ड है, क्योंकि न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल, तो ये प्रॉपर बेसिकली है ना, एक कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज एंड चार्ज के बेसिस पे है। राइट, अब देखो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट के टर्म में A, Z, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, है ना। तो इसकी टर्म में अगर देखेंगे तो अच्छे सुनना, एक न्यूट्रॉन गया और एक प्रोटॉन बन गया, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए बेटा मास नंबर एज इट इज। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो एक प्रोटॉन बन गया, एक प्रोटॉन बढ़ने का मतलब बेटा जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वो एक इंक्रीज कर गया। अंडरस्टूड द पॉइंट? इसलिए जब बीटा माइनस डीके है तो Z एक से बढ़ जाता है, और साथ के साथ क्या क्या निकला है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, राइट, एक न्यूट्रिनो। आप में से किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर ये प्रोटॉन अलग से क्यों नहीं लिखा? बेटा प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होता है, एंटी न्यूट्रिनो बाहर एमिट होता है। सो बेटा दिस इज हाउ यू प्रोसीड विद द बीटा माइनस डीके। और बेटा बिल्कुल इसी तरह से हम बीटा प्लस डीके की बात कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा अलग होता है। तो बीटा प्लस के अंदर क्या होगा बेटा, थोड़ा अच्छे समझना, बीटा प्लस में आपके पास एक प्रोटॉन होगा, और ये जो प्रोटॉन है ये टूटेगा बेटा, है ना, ये टूटेगा एक न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। समझे बात को? यानी कि हमने क्या किया कि जो एक प्रोटॉन था वो टूटा है आपकी बात, और किस में टूटा है? एक न्यूट्रॉन में। ठीक, जब न्यूट्रॉन बना तो साथ के साथ क्या बना बेटा? न्यूट्रिनो। ये जो न्यू है ना, इसका मतलब है न्यूट्रिनो। ठीक है, करेक्ट। तो जब न्यूट्रॉन टूटता है तो एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन बनता है तो साथ के साथ न्यूट्रिनो बनता है। और बेटा इसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? पॉजिट्रॉन इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू एन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का जैसा है, बट उसका चार्ज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पी का भी कुछ प्रोटॉन का चार्ज होगा प्लस ही, तो उस चार्ज को कंजर्व करने के लिए पॉजिट्रॉन बन गया। समझिए बात को? ये क्या चीज है? पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो कुल मिला के चार्ज भी कंजर्व्ड है, राइट, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी कंजर्व्ड है और मासेस वगैरह भी कंजर्व्ड है। इसमें बेटा अगर x की टर्म में बात करेंगे तो देखो अपने पास क्या क्या है, x, z, e। अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो अब की बार भी आपका मास नंबर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन हटके एक न्यूट्रॉन बन गया है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम है, लेकिन अब की बार एक प्रोटॉन बेटा कम हो गया है, इसलिए यहां पे क्या आता है? Z-1। साथ में क्या बना है बेटा? एक पॉजिट्रॉन, और साथ में क्या बना है? न्यूट्रिनो। अंडरस्टूड? यानी कि जब कभी भी आप बात करोगे बेटा, है ना, बीटा प्लस डीके की, तो उसके अंदर Z एक से कम हो जाएगा। तो ऐसे ना उल्टा होता है, बीटा माइनस में Z बढ़ता है, बीटा प्लस में Z कम होता है, बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकलता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। तो एक बार इसको कॉपी कर लो बेटा, दोनों बीटा डीके को अच्छे से समझ लो, कॉपी कर लो, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम बात करेंगे कि ये बीटा माइनस कब होगा और बीटा प्लस कब होगा, मतलब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की, करेक्ट। उसके बाद गामा डीके, फिर चैप्टर खत्म कर दो, राइट। तो जस्ट हार्डली 5 to 7 मिनट्स, करेक्ट। तो मैं यहाँ हटता हूँ, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, समझो अच्छे से, और फिर आगे बढ़ना बेटा।
देखो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं बेटा, ये बस लास्ट पॉइंट है ना, ध्यान से सुनना। तो ऐसे समझ लो कि बेटा हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं बेटा, हम A/Z की बात कर रहे हैं, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन समझ लो। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे समझो। यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है बेटा, A-Z, ये हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, Z। हम इनकी बात करने जा रहे हैं। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं N/P, N/P मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एक रेशियो होता है बेटा, ये एक रेशियो होता है। और बेटा हमने ये देखा हुआ है कि यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो जनरली क्या होता है बेटा, यहां पे एक ना स्टेबिलिटी बैंड होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। इस रीजन के अंदर ये जो रेशियो होता है ये स्लाइटली 1 से बड़ा होता है, स्लाइटली 1 से बड़ा। ये N/P = 1 वाली लाइन है, ठीक है। तो ये 1 वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक स्टेबिलिटी बैंड होता है। तो आपके पास बेटा दो तरह के न्यूक्लिया है, कुछ यहां पे भी होंगे और कुछ यहां पे भी होंगे। तो ये वाले जो हैं इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा। इनके पास क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। यहां पे क्या है बेटा, मोर प्रोटॉन्स, यहां पे क्या है बेटा, मोर न्यूट्रॉन्स। तो इफेक्टिवली क्या होता है कि आप स्टेबिलिटी रीजन में जाना चाहते हो, ये वाले रीजन में जो कुछ भी रहेगा बेटा उसके पास क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो हर कोई यहां जाना चाहेगा। तो यहां जाने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा, यहां जाने के लिए आपको प्रोटॉन को बढ़ाना है और न्यूट्रॉन को कम करना पड़ेगा। देखो इधर जाएंगे तो प्रोटॉन जो है वो बढ़ेगा, करेक्ट। तो प्रोटॉन बढ़ाने के लिए आपको न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में ब्रेक करता है। यानी इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो बीटा -DK करता है, समझे बात को। जबकि अगर यहां पर देखेंगे तो हम चाहते हैं कि प्रोटॉन कम हो, प्रोटॉन कम होगा तभी तो ये स्टेबिलिटी रीजन के पास आएगा। तो मोर प्रोटॉन थे तो प्रोटॉन को कम करना चाह रहे थे, कम करने के लिए प्रोटॉन टूट जाता है बेटा एक पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में, समझे बात को। यानी किस तरह का डीके होता है बेटा, बीटा प्लस। यानी इफेक्टिवली अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कब बीटा माइनस होगा कब बीटा प्लस होगा, तो ऐसे याद रखना बेटा, जब N/P का रेशियो है, N/P का रेशियो, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1, है ना, स्लाइटली या मोर देन 1, तो क्या होगा, बीटा माइनस। जबकि अगर इसका उल्टा हो गया, N/P का रेशियो लेस देन 1, तो फिर बीटा प्लस। समझ गया ना बेटा, ये अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन कि कौन सा टाइप का डीके होगा, कब बीटा माइनस होगा कब बीटा प्लस। आई एम श्योर अंडरस्टूड। इसे कॉपी करो, अगले पॉइंट पे जा रहा हूं, दैट इज इफेक्टिवली द लास्ट पॉइंट, दैट इज गामा डीके। इसमें कुछ भी नहीं है, x A, Z अगर गामा डीके करता भी है बेटा, गामा डीके का मतलब गामा रेज निकलती हैं, तो इफेक्टिवली ना तो A पे कोई इंपैक्ट आता है ना तो Z पे कोई इंपैक्ट आता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या निकलेंगी, गामा रेज। गामा रेज का मतलब आप क्या कह सकते हो कि x A, Z के साथ साथ एनर्जी निकलेंगी जो आपकी ज़्यादा बची नहीं है, समझ गए। तो दिस इज व्हाट गामा डीके इज। तो एक एलिमेंट में अगर अल्फा डीके होता है तो A 4 से कम होता है, Z 2 से कम होता है। बीटा प्लस डीके होता है तो Z 1 कम हो जाता है। बीटा माइनस डीके होता है तो Z 1 बढ़ जाता है, A सेम रहता है। गामा में ना A बदलता है ना Z बदलता है, अंडरस्टूड। सो विद दिस आई रैप अप द लेक्चर। मेरा लेक्चर यही कंप्लीट है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वाला जो पार्ट है बेटा, वो मैंने आपको एकदम बिगिनिंग वाले ग्राफ के बारे में समझा दिया था। न्यूक्लियर फिजन मतलब एक पार्ट हैवी न्यूक्लियर का दो पार्ट में टूटना, फ्यूजन मतलब दो लाइट न्यूक्लियर का जुड़ना एनर्जी के रिलीज के साथ। इसके अलावा बेटा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो बेसिकली बोर्ड्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर विच इज रिक्वायर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट और बहुत अच्छे से सुनने के लिए। अगर आपने सुना है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अच्छे बच्चे और ध्यान से सुना है और आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आपको आई एम श्योर ये लेक्चर काफ़ी हेल्प करेगा बेटा। एंड इसके अलावा इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन थम्स अप, यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट। एंड विद दिस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।